सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम जमीन के रिकॉर्ड्स की जटिल लेकिन दिलचस्प दुनिया में एक और गहरा गोता लगाने वाले हैं। हमारा आज का विषय है इंतकाल, जिसे म्यूटेशन भी कहते हैं, और खास तौर पर वो इंतकाल जो जमीन की बिक्री यानी खरीद फरोख्त से जुड़े होते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ये हमारी जमाबंदी और इंतकाल पर शुरू की गई चर्चा का भाग 2 है। हमारी कोशिश है कि इस सीरीज के जरिए कोई भी जमाबंदी और इंतकाल को ठीक वैसे ही समझ सके जैसे कोई अनुभवी पटवारी समझता है। तो अगर इस विषय की गहराई में उतरना है तो हमारे साथ बने रहिए। ओके, चलिए इसे खोलते हैं। जरा सोचिए, जब कोई अपनी जमीन बेचता है तो सिर्फ पैसे का लेन देन ही काफी नहीं होता है। असली मालिक कौन है, ये सरकारी कागजात यानी जमाबंदी में भी दिखना चाहिए। इसी बदलाव को दर्ज करने की प्रक्रिया इंतकाल कहलाती है। यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड हमेशा अप टू डेट रहे और सही मालिक का नाम दर्ज हो। लेकिन जमीन बेचने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कभी पूरा हिस्सा बिकता है, कभी आधा, कभी खास प्लॉट। और हर तरीके के लिए रिकॉर्ड में बदलाव यानी इंतकाल दर्ज करने का ढंग भी थोड़ा अलग होता है। आज हम बिक्री से जुड़े इन्हीं विभिन्न प्रकारों के इंतकालों पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रकार की, जिसे कहते हैं हिस्से की बिक्री या आम भाषा में बय। ये स्थिति कब आती है? ये तब होता है जब कोई मालिक अपनी पूरी जमीन नहीं, बल्कि उसमें जो उसका हिस्सा है उसे बेचता है। इसे समझने के लिए चलिए एक सिनेरियो लेते हैं। मान लें एक जमीन का टुकड़ा है, रेक्टेंगल नंबर 20, जिसमें 3 खेत या किला नंबर हैं, 1, 2 और 3। इस पूरी जमीन के 4 बराबर के मालिक हैं, अमित, संदीप, संजय और जयदीप। यानी हर किसी का 1/4 हिस्सा है। अब इनमें से एक, मान लीजिए अमित, अपना 1/4 हिस्सा किसी राम नाम के व्यक्ति को बेच देता है। इस सौदे के बाद सरकारी रिकॉर्ड में क्या बदलाव दिखेगा? हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब कोई मौजूदा सह मालिक अपना हिस्सा बेचता है, तो खरीदार, इस केस में राम, उस जमीन के मालिकों के समूह का एक नया सदस्य बन जाता है। अच्छा। पहले जहाँ 4 मालिक थे, अमित, संदीप, संजय, जयदीप, जी। अब राम के आने से उस जमीन के कुल 5 सह हिस्सेदार हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंतकाल उसी मौजूदा खेवट में दर्ज किया जाएगा। खेवट? जी, ये मालिकों का खाता हुआ है ना? बिल्कुल। खेवट आसान शब्दों में उस जमीन के मालिकों के समूह या खाते को दर्शाता है। हम्म। तो राम का नाम उसी पुराने खेवट में संदीप, संजय, जयदीप और हाँ, अमित के बचे हुए अधिकार के साथ एक नए सह हिस्सेदार के तौर पर जुड़ जाएगा। जमीन का कोई भौतिक बंटवारा नहीं हुआ, बस मालिकों की लिस्ट अपडेट हो गई। अच्छा, तो ये ऐसा हुआ जैसे किसी क्लब में एक नया सदस्य आ गया हो, क्लब वही रहा। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये तो हुआ पहला प्रकार। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? मान लीजिए अगर कोई मालिक पूरी जमीन में फैले अपने हिस्से को बेचने की बजाय सिर्फ कुछ खास खेतों या किला नंबरों से ही अपना हिस्सा बेचे, क्या तब भी खरीदार उसी बड़े समूह का हिस्सा माना जाएगा? यहीं पर आता है हमारा दूसरा प्रकार, खास नंबरों के हिस्से की बिक्री। चलिए पिछला उदाहरण ही आगे बढ़ाते हैं। जी, वही 4 मालिक, अमित, संदीप, संजय और जयदीप। वही रेक्टेंगल नंबर 20, किला नंबर 1, 2 और 3 वाली जमीन। अब कल्पना करें कि अमित, संदीप और संजय मिलकर फैसला करते हैं कि वे सिर्फ किला नंबर 1 और 2 में जो उनका हिस्सा बनता है उसे राम को बेचेंगे। किला नंबर 3 में वे अपना हिस्सा नहीं बेच रहे हैं। और चौथा मालिक जयदीप तो इस सौदे में शामिल ही नहीं है, वो कुछ नहीं बेच रहा है। अब रिकॉर्ड में इंतकाल कैसे दर्ज होगा? क्या अब भी सब एक ही खेवट में रहेंगे? नहीं, अब स्थिति बदल जाएगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो यहाँ रिकॉर्ड को बांटना जरूरी हो जाता है। बांटना? क्यों? हाँ, क्योंकि खरीदार राम ने सिर्फ किला नंबर 1 और 2 में अधिकार खरीदे हैं, किला नंबर 3 में उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए स्पष्टता बनाए रखने के लिए उन खास किला नंबरों मतलब 1 और 2 के लिए एक नई अलग खेवट बनानी पड़ेगी। ओहो, एक बिल्कुल नई खेवट? जी हाँ। इस नई खेवट, चलिए इसे खेवट 1 कहते हैं, में सिर्फ किला नंबर 1 और 2 ही शामिल होंगे। और इसके मालिक कौन होंगे? एक तो नया खरीदार राम, और दूसरा वो मूल सह हिस्सेदार जिसने इन किला नंबरों में अपना हिस्सा नहीं बेचा था, यानी जयदीप। अच्छा, तो राम और जयदीप एक खेवट में आ गए किला नंबर 1 और 2 के लिए। बिल्कुल, जयदीप पहले भी मालिक था, अब भी है। लेकिन अब सिर्फ इन 2 किला नंबरों के लिए राम के साथ उसकी खेवट अलग हो गई। अब सवाल उठता है, किला नंबर 3 का क्या हुआ? हाँ, उसका क्या? क्योंकि इसमें किसी ने अपना हिस्सा नहीं बेचा, तो इसके लिए एक और नई खेवट, इसे खेवट 2 मान लेते हैं, बनाई जाएगी। इस खेवट 2 में सिर्फ किला नंबर 3 दर्ज होगा और इसके मालिक
वही मूल चारों होंगे, अमित, संदीप, संजय और जयदीप, अपने उस हिस्से के अनुसार जो किला नंबर 3 में उनका बनता था। अच्छा। तो हुआ ये कि खरीद से पहले जो एक खेवट थी, वो बिक्री के बाद 2 नई खेवटों में बंट गई। यहाँ रिकॉर्ड को तोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि भविष्य में सिर्फ उन खास नंबरों, मतलब 1 और 2 से जुड़े अधिकारों या देनदारियों का हिसाब बिल्कुल साफ रहे। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है। मतलब जमीन के कौन से टुकड़े बिके, इस आधार पर मालिकों का पूरा समूह ही रिकॉर्ड में अलग-अलग हो गया। ये स्पष्टता के लिए जरूरी लगता है। जी बिल्कुल। चलिए अब तीसरे प्रकार पर आते हैं, जिसका नाम है बंटवारे सहित बिक्री या बय-मय तकसीम। जैसा नाम से लग रहा है, इसमें बिक्री के साथ-साथ शायद जमीन का बंटवारा भी जुड़ा है। ये कैसे काम करता है? जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, इसमें 2 मुख्य स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति लेते हैं। मान लीजिए जमीन का मालिक अकेला है, उसका कोई और साझेदार या सह हिस्सेदार नहीं है, और वो अपनी जमीन में से कुछ खास किला नंबर बेचता है, और बेचने के साथ ही खरीदार को उन नंबरों का कब्जा यानी पोजेशन, मौके पर नियंत्रण भी सौंप देता है। बिल्कुल सही। ये स्थिति काफी सीधी है। जब विक्रेता, जो कि अकेला मालिक है, न सिर्फ कुछ खास किला नंबर बेचता है, बल्कि उनका भौतिक कब्जा भी तुरंत खरीदार को दे देता है, तो ये एक तरह से जमीन का मौके पर बंटवारा ही माना जाता है। अच्छा, मतलब मौके पर ही अलग कर दिया? हाँ, कानून की नजर में विक्रेता ने उन बेचे गए नंबरों पर अपना अधिकार पूरी तरह से अलग कर दिया है। इसलिए रिकॉर्ड में भी ये बंटवारा दिखना चाहिए। उन बेचे गए किला नंबरों के लिए एक अलग नई खेवट दर्ज की जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर अमित अकेला मालिक है रेक्टेंगल नंबर 20 के किला नंबर 1, 2 और 3 का, और वो किला नंबर 3 राम को बेचकर उसका कब्जा भी राम को सौंप देता है, तो इंतकाल के बाद 2 खेवट बनेंगी। खेवट 1 में अमित मालिक रहेगा किला नंबर 1 और 2 का, और खेवट 2 में राम मालिक बन जाएगा किला नंबर 3 का। हाँ, ये लॉजिकल लगता है कि कब्जा मिलने पर ही खेवट अलग हो। पर क्या इसमें कभी ये सवाल नहीं उठता कि कब्जा वाकई दिया गया या नहीं? क्योंकि कब्जा देना एक भौतिक क्रिया है, कागज पर तो बस लिखा जाता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। कब्जे को लेकर विवाद हो सकते हैं। इसीलिए बिक्री विलेख, मतलब सेल डीड में कब्जा देने की शर्त और तारीख का स्पष्ट उल्लेख होना बहुत जरूरी है। अच्छा। साथ ही गवाहों की मौजूदगी और मौके की निशानदेही भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन नियम यही है कि अगर कब्जा दे दिया गया है तो खेवट अलग होगी। अब आते हैं इसी प्रकार की दूसरी स्थिति पर। क्या हो अगर हिस्सा बेचा जाए, चाहे अकेले मालिक द्वारा या सह मालिक द्वारा, लेकिन कब्जा तुरंत न दिया जाए? हाँ, मतलब सौदा तो हो गया, पर जमीन मौके पर अलग करके नहीं दी गई। हाँ, ये दूसरी स्थिति अक्सर भ्रम पैदा करती है। यहाँ बिक्री तो हुई है, लेकिन भौतिक बंटवारा नहीं हुआ है। खरीदार को जमीन पर कब्जा बाद में मिलेगा, शायद आपसी सहमति से या फिर कानूनी बंटवारे की प्रक्रिया के बाद। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, रिकॉर्ड में क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? क्योंकि मौके पर जमीन अभी भी मिली जुली है, इसलिए खरीदार को विक्रेता के साथ उसी मौजूदा खेवट में एक सह हिस्सेदार के रूप में ही दर्ज किया जाएगा। ओह अच्छा, मतलब अलग खेवट नहीं? जी नहीं, कोई नई या अलग खेवट नहीं बनाई जाएगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर कब्जा मिल गया, पहली स्थिति, तो आप पिज्जा का एक टुकड़ा खरीदकर उसे अपनी अलग प्लेट पर ले गए। हाँ, हाँ, लेकिन अगर कब्जा नहीं मिला, दूसरी स्थिति? तो आप बस उस बड़ी पिज्जा पार्टी के एक और सहमेजबान बन गए हैं। आपका टुकड़ा आपको बाद में मिलेगा, तब तक आप पार्टी में शामिल हैं। वाह, ये पिज्जा वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठा। तो कब्जा मिला या नहीं, इससे खेवट बनने या न बनने पर सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। अब आते हैं चौथे और आखिरी प्रकार पर, जिसका नाम है विशिष्ट बिक्री या स्पेसिफिक सेल। ये नाम थोड़ा तकनीकी है। इसमें क्या खास बात है? इसमें भी 2 अलग-अलग स्थितियां बताई गई हैं। पहली स्थिति, अगर कोई ऐसा सह हिस्सेदार है जिसका नाम जमाबंदी के मालिक वाले कॉलम में तो है ही, साथ ही काश्तकार वाले कॉलम में भी हिस्सेदार के रूप में दर्ज है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड में ही ये दर्शाया गया है कि उसका एक निश्चित अलग से पहचाना जाने वाला हिस्सा है, जिस पर शायद वो काश्त भी कर रहा है। हाँ,
ये एक विशिष्ट स्थिति है। अगर किसी सह हिस्सेदार की ऐसी हिस्सेदारी जो काश्तकार कॉलम में दर्ज हो, रिकॉर्ड में पहले से ही अलग दिख रही है, तो वो अपनी उसी खास हिस्सेदारी को किसी और को बेच सकता है। इस मामले में इंतकाल सीधे तौर पर उसी विशिष्ट हिस्सेदारी में दर्ज हो जाता है। ये तुलनात्मक रूप से सीधा हस्तांतरण है, क्योंकि वो हिस्सा पहले से ही रिकॉर्ड में किसी न किसी रूप में चिन्हित था। ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन इसकी दूसरी स्थिति थोड़ी जटिल लगती है। वो क्या है? दूसरी स्थिति वास्तव में थोड़ी पेचीदा है और इसमें दूसरे सह मालिकों की सहमति या असहमति बहुत मायने रखती है। कल्पना करें, एक सह हिस्सेदार अपनी खेवट में से कुछ ऐसे खास किला नंबर बेचता है जिन पर खतौनी में उसका खुद काश्त दर्ज है। खतौनी और खुदकाश्त। जी, खतौनी वो रिकॉर्ड है जो बताता है कि जमीन पर काश्त कौन कर रहा है या कब्जा किसका है, और खुदकाश्त का मतलब है कि रिकॉर्ड के अनुसार वो उन नंबरों पर स्वयं खेती कर रहा है, जैसे सांझे आंगन में उसका अपना निजी किचन गार्डन हो। अच्छा, तो वो खुद खेती कर रहा है उन नंबरों पर, फिर क्या? अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि बाकी के सह-हिस्सेदार इस बिक्री और कब्जे पर क्या रुख अपनाते हैं। पहला, अगर दूसरे सह-हिस्सेदार इस बिक्री पर आपत्ति उठाते हैं, आपत्ति मतलब मना करते हैं। हाँ, वे कहते हैं कि ठीक है, ये इन नंबरों पर काश्त कर रहा था, लेकिन कानूनी तौर पर जमीन अभी अविभाजित है और ये इस तरह खास नंबर नहीं बेच सकता। अगर ऐसी आपत्ति आती है, तो इंतकाल तो दर्ज होगा, लेकिन ये खेवट में विक्रेता के कुल हिस्से के क्षेत्रफल के अनुपात में ही दर्ज होगा। तो फिर खरीदार को कब्जा? खरीदार को उन खास नंबरों का कब्जा तुरंत नहीं मिलेगा। उसे कब्जा तभी मिलेगा जब भविष्य में सभी सह-हिस्सेदारों के बीच विधिवत बंटवारा होगा। ओहो, मतलब इंतजार करना होगा। जी, अब दूसरी संभावना देखिए। लेकिन अगर दूसरे सह-हिस्सेदार आपत्ति नहीं करते, वे इस बिक्री पर और खरीदार को कब्जा देने पर सहमत हो जाते हैं। अच्छा, अगर वो मान जाएं तो? हाँ, वे मान लेते हैं कि चलो, पहले ये भाई इन नंबरों पर काश्त कर रहा था, अब खरीदार कर लेगा, हमें कोई एतराज नहीं। इस स्थिति में इंतकाल में खरीदार को हिस्सेदार मुश्तरी के तौर पर दर्ज किया जाएगा और विक्रेता को हिस्सेदार बायां के तौर पर। हिस्सेदार मुश्तरी, हिस्सेदार बाया, ये क्या है? मुश्तरी मतलब खरीदार, बायां मतलब बेचने वाला। तो रिकॉर्ड में ये दर्ज हो जाता है कि ये खरीदार सह हिस्सेदार है जो विक्रेता सह हिस्सेदार के अधीन आया है। इसका व्यावहारिक मतलब ये है कि खरीदार को उन खास नंबरों का कब्जा मिल सकता है क्योंकि अन्य सह मालिकों ने अपनी सहमति दे दी है। अच्छा, तो सहमति है तो कब्जा मिल सकता है। जी हाँ, ये सहमति वाला बिंदु वाकई बहुत अहम है, क्योंकि असहमति सालों के झगड़े और मुकदमेबाजी का कारण बन सकती है। बाप रे, ये तो बहुत ही बारीकी वाली बात है। खासकर ये खुदकाश्त और दूसरे सह हिस्सेदारों की सहमति या असहमति वाला मामला। यहाँ आकर तो जमीन के सौदे काफी उलझ सकते हैं। बिल्कुल। तो अब जब हमने चारों प्रकार समझ लिए हैं, चलिए जल्दी से इन्हें दोहरा लेते हैं ताकि मुख्य बातें याद रहें। हाँ, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। एक, हिस्से की बिक्री। जब कोई सिर्फ अपना हिस्सा बेचता है, तो खरीदार उसी खेवट में एक नया सदस्य बन जाता है। खेवट टूटती नहीं। सही। 2, खास नंबरों के हिस्से की बिक्री। जब कुछ खास किला नंबरों में हिस्सा बेचा जाता है, तो उन नंबरों के लिए खरीदार और बचे हुए मालिकों के साथ एक नई अलग खेवट बनती है। बाकी नंबरों के लिए मूल मालिकों की अलग खेवट रह सकती है। बिल्कुल। 3, बिक्री के साथ बंटवारा। अगर अकेला मालिक खास नंबर बेचकर कब्जा भी दे दे, तो बेचे गए नंबरों की अलग खेवट बन जाती है। हाँ, पिज्जा वाला उदाहरण। हाँ, और अगर सिर्फ हिस्सा बिके और कब्जा न मिले, तो खरीदार उसी पुरानी खेवट में सह-हिस्सेदार बनता है। जी। 4, विशिष्ट बिक्री। अगर काश्तकार कॉलम वाली खास हिस्सेदारी बिके, तो सीधा हस्तांतरण। अगर खुदकाश्त वाले खास नंबर बिकें, तो कब्जा मिलना बाकी सह मालिकों की सहमति पर निर्भर करता है। सहमति ना हो तो कब्जा बंटवारे के बाद, सहमति हो तो कब्जा मिल सकता है। एकदम सही सारांश है। तो ये थे बिक्री से जुड़े इंतकाल के 4 मुख्य प्रकार। उम्मीद है अब ये ज्यादा स्पष्ट हो गया होगा कि जब जमीन बिकती है, तो रिकॉर्ड में ये बदलाव कैसे कैसे दर्ज हो सकता है। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि जब कोई जमीन खरीदे या बेचे या अपने ही रिकॉर्ड को देखे, तो उसे पता हो कि उसके अधिकार किस हद तक स्पष्ट हैं
और कहाँ भविष्य में कोई पेच फंस सकता है। बिल्कुल। ये वर्गीकरण दिखाता है कि सिर्फ हिस्सा बेचना और खास नंबर बेचना या कब्जे के साथ बेचना कानूनी तौर पर और भविष्य के बंटवारे के लिहाज से कितने अलग मायने रखते हैं। एक छोटा सा अंतर कि कब्जा दिया गया या नहीं, ये दूसरे सहमालिक सहमत हैं या नहीं, रिकॉर्ड में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है और आपके अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। ये इस बात पर भी जोर देता है कि कानूनी दस्तावेज, खासकर बिक्री विलेख बनाते समय, हर शर्त, हर विवरण बिल्कुल साफ और सटीक भाषा में लिखा जाना चाहिए। सही बात है। जरा सी भी अस्पष्टता बाद में बड़ी विवादों और दिक्कतों को जन्म दे सकती है। ये सचमुच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है। स्पष्टता ही बचाव है। अब ये बताना भी जरूरी है कि आज हमने जो भी चर्चा की है उसका आधार क्या है। आज की चर्चा में दी गई जानकारी मुख्य रूप से द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887, जिसे अब हरियाणा राज्य में द हरियाणा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के रूप में अपनाया गया है, उसके प्रावधानों और समय समय पर हुई उनकी व्याख्याओं पर आधारित है। जी। और अंत में एक जरूरी सूचना सभी सुनने वालों के लिए। यहाँ प्रदान की गई जानकारी केवल मार्गदर्शन और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसे किसी भी तरह से कानूनी सलाह ना माना जाए। सभी श्रोताओं को ये सलाह दी जाती है कि किसी भी जमीन सौदे या रिकॉर्ड संबंधी मामले में कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले संबंधित कानूनों और नियमों को स्वयं अच्छी तरह से सत्यापित कर लें या फिर किसी योग्य कानूनी पेशेवर से सलाह अवश्य लें। ये बहुत जरूरी है। इस विस्तृत और कह सकते हैं तकनीकी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि बिक्री से जुड़े इंतकाल के ये प्रकार अब आपके लिए पहले से ज्यादा साफ हो गए होंगे। उम्मीद तो यही है। याद रखिएगा, हमारी जमाबंदी और इंतकाल पर यह सीरीज अभी जारी रहेगी। अगले भाग में हम इंतकाल के कुछ और प्रकारों पर बात करेंगे, जैसे कि विरासत, उपहार, गिरवी, इनसे जुड़े इंतकाल कैसे होते हैं। तो सुनते रहिए द डीप